गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ अबाउट द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सेक्शन बी में हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये यूपीएससी, जो एक सेंट्रल रिक्रूटिंग बॉडी है। हमने सेक्शन ए में कंप्लीट देखा व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, different types methods of the recruitment, meaning of civil services की types means all India services, central state civil services। तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इन सिविल सर्विसेज को कंडक्ट करवाने के लिए, एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अरेंजमेंट है, दैट इज़ द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारा एक कमीशन है जो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है, और हमने वहाँ पे ये बोला था कि हम इस बॉडी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। यूपीएससी का हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन। The UPSC is a central agency that has great responsibility for conducting examinations pertaining to civil services, engineering services, defense services and medical services। कहने का मतलब जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक सेंट्रल एजेंसी है, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है फॉर ऑल ओवर इंडिया। उनकी कैडरिंग होती है, मींस जो ये एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेगी, जो ये कैंडिडेट्स रिक्रूट करेगी, उनका ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग की जाती है। तो ये सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। इट ऑल्सो कंडक्ट्स इकोनॉमिक सर्विस, स्टैटिकल सर्विस, पुलिस फोर्स एग्जामिनेशंस। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो हमने नोट डाउन करनी है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब ये है वो बॉडी जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स होंगे, किसी स्पेसिफिक पार्ट के, किसी स्पेसिफिक शेड्यूल के अंदर उस बॉडी के बारे में डिफाइन किया गया होगा, या उस कमीशन के बारे में, उस कमेटीज़ और जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर्स हैं, उनके बारे में अगर हमने डिफ़ाइन किया है, फाइनेंस कमीशन है, अगर हमने वहाँ पे कुछ डिफ़ाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम बोलते हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे भी वो बना हो सकता है, या फिर हमने क्या किया बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके वहाँ पे हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट बना दिया उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बॉडी के लिए। यूपीएससी स्टार्टिंग से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहा, यानी कि जब हमारा 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय से ही हमारा ये यूपीएससी का अरेंजमेंट है, एक कमीशन है जो हमारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। तो सो दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो इफ़ यूपीएससी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में, किस आर्टिकल्स के अंडर इस बॉडी की बात की गई है वो हमें पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस बॉडी आर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 315 to 323 इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आर्टिकल नंबर 315 to 323 यूपीएससी के बारे में डिफाइन किया गया है। डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर शैल बी, हमारा जो आर्टिकल 315 है वहाँ पे 3 थिंग्स के बारे में मेंशन किया गया है। A permanent union public service commission for appointment to the various posts of the central government services, यानी कि हमारा जो ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज होंगी, उनको उनके लिए हमारा एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने के लिए हमारा एक परमानेंट यूपीएससी होगा। ये टेम्परेरी नहीं है, ये वर्ड भी आपको नोट डाउन करना चाहिए, परमानेंट कमीशन। तो सेंटर के लिए हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सिमिलरली हमारा इसी आर्टिकल में ये बताया गया, स्टेट्स के लिए अलग से अरेंजमेंट नहीं है, मतलब कि ये आर्टिकल नहीं है, स्टेट्स का अपना अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है या होगा। तो ये हमारा आर्टिकल 315 में ही डिफाइन कर दिया गया है
कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट्स, यानी कि जो हमारा स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं वो हमारा स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा। यहाँ पे जो ये दोनों ए एंड बी हमारा पॉइंट्स हैं वो ओरिजिनल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस टाइम पे ही ये बोल दिया गया था कि हमारा जो है सेंटर के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा एंड स्टेट्स के लिए स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। लेकिन बाद में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी प्रोविज़न किया गया। मान लीजिए कोई स्टेट्स हैं, छोटे हैं, स्मॉल स्टेट्स के लिए हमने 2 स्टेट्स को कंबाइन करके या 3 या 4 स्टेट्स को कंबाइन करके 2 एंड मोर देन 2, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 के लिए ही होगा, तो हम एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हैं। तो मतलब ये बोल सकते हो कि ये ओरिजिनल अरेंजमेंट नहीं था, ये बाद में एडप्ट किया गया है, थर्ड वाला। आर्टिकल नंबर 16, 17 अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल नंबर 318 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो स्टेटेड दैट the UPSC will be constituted with a chairman and a fixed number of members at a particular time। तो आर्टिकल 318 में इसकी थोड़ी कॉम्पोजिशन के बारे में बात की गई है कि एक चेयरमैन होगा, पर्टिकुलर टाइम पे इसके एक मेंबर फिक्स होंगे, लेकिन ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि इसके प्रॉपर कितने मेंबर होंगे। पर्टिकुलर टाइम पे इसके फिक्स मेंबर होंगे, लेकिन वैसे इसके मेंबर फिक्स नहीं है। जैसे अभी 10 मेंबर्स हैं। Number of such members and the terms of conditions of the services will be determined by the President of the India। President of India के पास डिस्क्रिशन है, वो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए परमिशन देता है कि इतने मेंबर्स होने चाहिए, उसकी डिस्क्रिशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है इसका नंबर। The President as such appoints the chairman and other members of the commission for a period of 6 years। प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन एंड जितने अगर अदर मेंबर्स होंगे उनको अपॉइंट करता है। उनकी जो टर्म्स होती हैं सर्विस की वो 6 इयर्स होती है। इसके साथ ही एक अनदर प्रोविज़न होता है 65 ईयर एज वाला, वो हम अपने अगली स्लाइड्स में देखेंगे। मेनली आपको ये याद रहना चाहिए कि जो आर्टिकल 318 है वो हमारा कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करता है। Now we will discuss about the historical background of this commission। ये सेटअप कैसे हुआ, एस्टेब्लिश कैसे हुआ। UPSC was formed by the British government during the British rule। हमारा जो ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट है, एज यू नो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले हमारा 1854 में। मैकाले कमेटी का जो था रिकमेंडेशंस, तो वहाँ से एग्जामिनेशंस का दौर शुरू हुआ हमारे इंडिया में। तो डिफरेंट प्रोविजंस रहे, आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन 1924 ली कमीशन हैड सजेस्टेड इन इट्स रिपोर्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर इंडिया। पहले जो इंडिया में एग्ज़ाम्स होते थे फ्रॉम 1854, वो ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन जो था इंग्लैंड वाला, जो इंग्लैंड में सेटअप था, वो कंडक्ट करवाता था इंडिया के लिए एग्ज़ाम्स। लेकिन 1924 में ली कमीशन था, ये आपको याद रहना चाहिए, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडिया के लिए अलग से इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड इम्पार्शियल जो एक सर्विस कमीशन होना चाहिए वो सेटअप करना चाहिए इंडिया के लिए। इसी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1926। तो यूपीएससी एस्टैब्लिश्ड हुआ 1926 में, लेकिन उस टाइम पे इसको यूपीएससी नहीं नेम दिया गया। इसको डिनोट हम यूपीएससी नहीं करते थे, उस बॉडी को हम बोलते थे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इन 1926 जब ये सबसे पहले सेटअप हुआ तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन हम इसको डिनोट करते थे, which was renamed as the Federal Public Service Commission according to the Government of India Act 1935। लेकिन पब्लिक जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसमें इस बॉडी को रीनेम किया गया और इसका नेम चेंज करके किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमारा 1937 में इसको चेंज कर दिया गया था इसका नेम, तो वहाँ से हम इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलने लगे टिल हमारा 1950 तक, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारा 1950 तक इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही बोलते थे। यानी कि
उस टाइम के ड्यूरिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई वो यूपीएससी ने नहीं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने करवाई इंडिया में। ये तो हल्के से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं। दिस कंटिन्यू टिल 1950 व्हेन रीनेम्ड एज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपका थोड़ा एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इससे ज़्यादा आपको बियॉन्ड स्कोप हो जाएगा। वो एक पर्टिकुलर जब सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे ही हम उसको पढ़ेंगे, आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वैसे तो आर्टिकल 318 जो है इसके कॉम्पोजिशन की बात करता है। यूपीएससी इज़ अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना चाहिए, मल्टी मेंबर्ड बॉडी कंटेनिंग अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। यानी कि इसमें एक से ज़्यादा ही मेंबर होंगे, यानी कि ये मल्टी मेंबर है, लेकिन मेंबर्स कितने हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया हुआ। Constitution of India does not fix the strength of this body and leaves this discretion on President of India. कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ फिक्स नहीं किया गया और ये हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इस चीज़ की डिस्क्रिशन है, मतलब कि उसकी अपनी मर्जी है, वो कितने भी मेंबर्स इसके लिए फिक्स कर सकते हैं कि हाँ जी इतने मेंबर्स ही होंगे। देयर नंबर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज के बारे में ही प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। बट नॉर्मली इट कंसिस्ट 9 to 11 मेंबर्स। बट नॉर्मली बात करें तो हमारे 9 से 11 मेंबर्स होते हैं यूपीएससी में। हमारे करंट यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक के अभी करंट जो है। क्वालिफिकेशंस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ओनली प्रोवाइडेड दैट सच अ पर्सन कैन बिकम मेंबर of the UPSC who have held office for at least 10 years either under the government of India or under the state government। यानी कि यूपीएससी के जितने भी मेंबर होंगे उनमें से हाफ मेंबर्स जो होंगे वो ऐसे होने चाहिए जिन्होंने या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए 10 साल के लिए सर्विस की है। ये रिक्वायर्ड है, ये सिर्फ ये वाली लाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, अदर किसी भी क्वालिफिकेशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। एंड वन मेंबर शुड बिलोंग टू एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी मीन शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी कि एक मेंबर आपका इन दो कम्युनिटीज़ में से दोनों में से एक कम्युनिटी का मतलब हो सकता है, एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में बना था। ये हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कुछ रिकमेंडेशंस देने के लिए बनाए गए थे। तो 1966 का जो बना था उसको हम सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1 बोल देते हैं, क्योंकि इसके बाद भी 2007 में एक दोबारा बना था, ठीक है। तो उसको एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको 1 बोल देते हैं, या फिर सिंपली ARC बोलोगे तो दिस मीन्स ये फर्स्ट वाला है। तो उसने रिकमेंड किया था कि क्वालिफिकेशंस में हम अगर एडअप करें तो वहाँ पे एक और एडअप कर लेना चाहिए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मेंशन नहीं है, ये एक नॉर्म बन चुका है। शुड पोजेस अ यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मेंबर होगा वो एटलीस्ट पढ़ा लिखा होना चाहिए। मीन्स थोड़ा जैसे एक नॉर्मल हमारी होती है कि जॉब लेनी है तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, तो इस तरह का रिकमेंडेशन ARC ने किया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है मेंशन, वो है 10 ईयर की सर्विसेज वाला। नाउ अगर हम अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात करें तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा, यानी कि प्रेसिडेंट जो उनकी अपॉइंटिंग लेटर होती है वहाँ पे प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। एवरी मेंबर कैन होल्ड ऑफिस फॉर द 6 years और टिल द टाइम ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जो भी मेंबर होगा वो 65 ईयर की एज तक या फिर वो 6 years तक उस ऑफिस को होल्ड कर सकता है, जो भी जल्दी होगा। मतलब कि सपोज करो अगर आप 55 में रिक्रूट हो जाते हो तो 6 ईयर मैक्सिमम करोगे, मींस आपका 61 की एज में ही आपको रिटायर होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बोलो कि हमारा मेरा 65 एज नहीं हुआ तो मैं वहाँ पे रह सकता हूँ, जो भी आपका जल्दी हो जाएगा। मान लो अगर आप 63 में रिक्रूट हो रहे हो, एज अ मेंबर बन रहे हो यूपीएससी का, और फिर आप बोलो कि मेरे तो अभी 6 साल नहीं हुए हैं, 65 साल तो हो गए आपकी एज, तो फिर आपको रिटायर होना पड़ेगा। तो दोनों में से जो भी जल्दी होगा उसके हिसाब से आपको फिर वहाँ से
क्या करना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा यूपीएससी के एज अ मेंबर से। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर सेक्शन में भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस है वो ऊपर की 2 कंडीशंस हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 की क्या थोड़ी उनकी रिकमेंडेशंस थी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। In making the appointment of the UPSC, chairman should be consulted even in the case of the appointment of his own successor। ARC ये बोल रहा था कि जब भी किसी मेंबर को अपॉइंट किया जाए यूपीएससी में एज अ मेंबर, नॉट एज अ चेयरमैन, अभी तो चेयरमैन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जब भी किसी मेंबर को हम अपॉइंट करेंगे तो वहाँ का जो करंट चेयरमैन होगा उसको कंसल्ट करना एक नॉर्म बन जाना चाहिए कि हाँ जी प्रेसिडेंट उसको कंसल्ट करेगा, बिना कंसल्ट किए वो मेंबर अपॉइंट नहीं करेगा। तो इवन चेयरमैन की केस में भी सपोज करो एक चेयरमैन का एज 65 हो गया है, अब उसको रिटायर्ड होना है, तो जो नेक्स्ट चेयरमैन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा उसके रिगार्डिंग भी जो उसका जो पहले का चेयरमैन था जो रिटायर हो उससे कंसल्ट कर लेना चाहिए कि मैं इस पर्सन को अपॉइंट कर रहा हूँ, आपकी क्या राय है। तो ये रिकमेंडेशन हमारा एआरसी ने दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। यूपीएससी के जितने मेंबर्स होंगे उनमें से 2/3 जो मेंबर्स हैं वो आपके जो स्टेट के सब सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं वहाँ से आपको अपॉइंट करने चाहिए। ये एआरसी का रिकमेंडेशन था। टर्म्स एंड कंडीशंस। द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी हैज नॉट बीन ऑथोराइज्ड to take any office of profit under the central or any of the state governments after his retirement from the service as a chairman। जब कोई यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर हो जाता है तो यूपीएससी की इंडिपेंडेंस बनाने के लिए वो हम आगे पढ़ेंगे कि यूपीएससी को इंडिपेंडेंस कैसे बनाया गया कि वो इंडिपेंडेंट होकर इम्पार्शियल तरीके से काम करे। तो एक प्रोविज़न ये रखा गया कि रिटायरमेंट होने के बाद उसका जो चेयरमैन है या जो मेंबर है वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मतलब कि पोस्ट के लिए काम नहीं कर सकता जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आती है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए एक अलग से टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है, कौन से ऑफिस प्रॉफिट के अंडर आती हैं कौन से नहीं आती, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लाइक अगर हम माने तो ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आती, मीन्स इनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर सकती है। तो जो ऑफिस प्रॉफिट के अंडर आता है मीन्स वहाँ पे उनका दोबारा रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता रिटायरमेंट के बाद। ये कंडीशंस हैं। Furthermore, before the expiry of their term of service, the executive cannot remove the chairman or any of the members of the commission from their service. They can be removed only through the means stipulated in the constitution. Apart from this, once these members are appointed, the terms and conditions of their services cannot be changed. पहली बात तो अगर किसी मेंबर को आपने रिमूव करना है तो सिंपली एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं ले सकती, मीन्स गवर्नमेंट इसका सिंपल एज अ डिसीजन नहीं ले सकती भाई इसको रिमूव कर दो, जैसे गवर्नर्स को कभी भी वो रिमूव कर देती है। प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सिंपली डिसीजन नहीं ले सकते। यूपीएससी के मेंबर को रिमूव करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न किया गया है, दैट इज़ ऑन द मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर अगर यूपीएससी मेंबर करता है या चेयरमैन करता है तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर रेफर किया जाएगा प्रेसिडेंट की तरफ से कि आप इंक्वायरी करके दो कि जो एलिगेशंस इनके ऊपर लगे वो राइट हैं कि नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को देगी वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी, मींस वो एडवाइस उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी। अगर यूपीएससी ने बोल दिया नहीं रिमूव करना तो नहीं करना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि रिमूव करना है तो करना ही पड़ेगा। वहाँ पे फिर प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशंस पावर नहीं यूज़ कर सकता, देन एडवाइस बाइंडिंग हो जाएगी।
लेकिन जो ये इंटरप्रिटेशन है मिसबिहेवियर, वो इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। 3-4 कंडीशंस इसके बारे में मैक्सिमम है कि मिसबिहेवियर इन द सेंस कि वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कर्जे में ना डूबा हुआ हो, ठीक है, यानी कि फिर वो कर्जा ना चुका सके अपना, या फिर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी तरह का प्रॉफिट ना ले रहा हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर काम ना कर रहा हो, या फिर किसी ऐसे तरीके अनफेयर मीन से वो पैसा ना कमा रहा हो, ठीक है, इलीगल मीन से। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जो अंडर द मिसबिहेवियर कॉन्सेप्ट आती हैं, तो फिर प्रेसिडेंट उसको रिमूव करने के लिए वो प्रोसीजर फॉलो कर सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि यूपीएससी का जब चेयरमैन और मेंबर अपॉइंट कर दिया जाए एक बार, तो ड्यूरिंग टर्म जितना टाइम के लिए वो काम करेगा, वैसे तो जो नॉर्मल टर्म होती है वो वही हम डिस्कस कर चुके हैं, 6 ईयर वाला और 65 एज वाला, जब तक वो अपने ऑफिस में रहेगा, काम करेगा, उसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज कंडीशंस चेंज नहीं हो सकती। मीन्स आप उसकी सैलरी चेंज नहीं कर सकते, उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, उसका जो पेंशन का शेड्यूल है, उसका जो रिटायरमेंट का एक बेनिफिट्स पर्क्स होते हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते। ये उसकी इंडिपेंडेंस, उस ऑफिस को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए किया गया था। आर्टिकल नंबर 322 announces that the remuneration and allowances of these members including the chairman will be considered as expenditure charged upon the consolidated fund of India, which means that their salaries and allowances are not subjected to the approval of the parliament. ये भी इंडिपेंडेंस, इस ऑफिस को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कंडीशन था, आर्टिकल 322 में लिखा गया कि उनकी जो सैलरीज हैं वो चार्ज की गई हैं हमारे कंसोलिडेटेड फंड्स के ऑफ इंडिया के ऊपर, यानी कि जब उनकी सैलरी दी जाती है तो पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती। जब हम बजट पास करवाते हैं तो वहाँ से पैसा निकालने के लिए हम इन सैलरीज को इंक्लूड नहीं करते, पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती हैं, वो तो सैलरीज देनी ही पड़ती हैं। तो जो एक्सपेंडिचर हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज हो रहा है, उस एक्सपेंडिचर को पार्लियामेंट रोक नहीं सकती। वो चार्ज है, वो लगेगा ही लगेगा, वो एक्सपेंडिचर तो मस्ट है, वो तो होना ही है। तो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनकी सैलरी को पार्लियामेंट्स जो हैं वो रोक नहीं सकती ड्यूरिंग टर्म्स, वो चार्ज एक्सपेंडिचर है, वो तो होगा ही होगा, विच मीन्स दैट देयर सैलरीज अलाउंसेस कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, a member can submit his resignation at any time to the president of India. This is important point, ये आपको याद रखना चाहिए कि जो मेंबर या चेयरमैन है वो किसको रेजिग्नेशन देगा। अगर उसको टाइम से पहले अपना जॉब छोड़ना है, पोस्ट को खाली करना है, तो वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और किसी पर्सन को नहीं। On the other side, the president can eliminate him on the basis of misbehavior. President चाहे तो उसको पहले भी उसके ऑफिस से रिमूव कर सकता है, वो वाला प्रोसीजर हम डिस्कस कर चुके हैं। Now we will discuss about the functions. That is important thing. Functions of the UPSC. The duty of the UPSC will be to conduct examinations for appointment to the services of the union. यानी कि यूनियन, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं, उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे मान लो ए बी कैटेगरीज, उनके लिए जो है यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। आर्टिकल नंबर 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव लिस्टेड द फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी। अब एक और आर्टिकल की बात जो कर रहे हैं, और जो सभी 315 टू लेकर 320 के जो बीच में आते हैं, 320 आर्टिकल जो नंबर है उसमें यूपीएससी के फंक्शंस क्या क्या हैं वो डिफाइन किए गए हैं। फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ द यूपीएससी इज टू एडवोकेट फॉर अपॉइंटमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज द मेरिटोरियस एंड पोटेंशियल यंग मेन एंड वुमेन आफ्टर सेलेक्टिंग दैम थ्रू ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जिनको हम ज़्यादातर जिस नाम से बोलते हैं दैट इज़ अ कॉमन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस करके हम इसको ज़्यादातर ये एग्ज़ाम चर्चा में रहते हैं। तो यूपीएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये जो एम्प्लॉयज़ एडवोकेट करती है, मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया और आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ गया तो अब फाइनल हो चुके हो कि आपका रिक्रूटमेंट होगा ही होगा।
वो सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद हमारी मिनिस्ट्री को रिकमेंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल को, कि आप हमने ये कैंडिडेट्स चूज़ किए हैं थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रिगरस प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन, हमने ये पाया है कि ये कैंडिडेट सुटेबल है, तो अब आप इसको डिसाइड करो कि आपने इसको ज्वाइनिंग लेटर देना है कि नहीं देना। तो फॉरमोस्ट काम मीन्स एडवोकेट करना अपॉइंटमेंट के लिए। ये डायरेक्ट रिक्रूट आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं देता। Another function of the UPSC is to assist them in framing and operating schemes of joint recruitment for any services for which candidate possessing the special qualifications। कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी को अदर किसी सर्विसेज के लिए कुछ स्कीम बनानी है या फिर उसको फ्रेम करना है पॉलिसी को, तो इसकी रिकमेंडेशंस ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। Union Public Service Commission advises the President on all matters relating to methods of recruitment to the civil services and for the civil post। सिविल सर्विसेज के लिए प्रेसिडेंट जो है वो यूपीएससी से एडवाइस मांग सकता है कि क्या प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमें रिक्रूटमेंट्स के मेथड जो हैं वो कैसे डिज़ाइन करने चाहिए, कैसे चेंज करना चाहिए उनको। Principles to be followed in making appointments to civil services and posts in making promotions, transfers from the service to another and on the stability of the candidates for the such appointments, promotions or the transfers। इनकी एडवाइस ली जा सकती है कि जो पर्सनस हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स, उनकी प्रमोशंस के रिगार्डिंग या उनके ट्रांसफ़र्स के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री इनकी एडवाइस ले सकती है इस कमीशन की। नेक्स्ट फंक्शन इज़ टू लुक एट ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग अ पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इन अ सिविल कैपेसिटी इंक्लूडिंग मेमोरियल्स और द पिटिशंस रिलेटिंग टू सच मैटर। पहले यूपीएससी डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लेती थी जो हमारे सिविल सर्वेंट्स थे अगर वो उनके अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस है ड्यूरिंग द जॉब, लेकिन अभी 2003 के बाद जब हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक बॉडी न्यू सेटअप हुआ तो ये काम जो है यूपीएससी का रिड्यूस हो चुका है। अभी जो ये वाले मैटर्स हैं वो यूपीएससी वो सीवीसी देखता है हमारा। To conduct examinations for appointment to the services of the union and conduct interviews for the direct recruitment। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स हमने पढ़ा ही है सेक्शन ए में, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मीनिंग्स क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। टू एडवाइज ऑन एनी मैटर रेफर टू देम एंड ऑन एनी मैटर विच द प्रेसिडेंट में रेफर टू द अप्रोप्रिएट कमीशन। इसके अलावा प्रेसिडेंट कोई भी मैटर अगर यूपीएससी को रेफर करेगा तो यूपीएससी उसके ऊपर अपना एडवाइस दे सकता है। टू एक्सरसाइज सच एडिशनल फंक्शंस एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज ऑफ द एनी लोकल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ, सेम थिंग है। It shall be duty of the UPSC if requested by any two or more states to assist those states in framing and operating the schemes of the joint recruitment of the any services। UPSC सेंटर के अलावा अगर कोई स्टेट्स उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी स्टेट्स के लिए ज्वाइनिंग के लिए हमारी हेल्प करो या कुछ डिज़ाइन करो रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो ऐसा यूपीएससी कर सकता है, ये मतलब उसको राइट मिला हुआ है। इट इज़ जनरली कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंसल्ट द यूपीएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द अबव मैटर्स। तो यह एक नॉर्म बन चुका है कि इन सभी मैटर्स के लिए यूपीएससी को कंसल्ट करना ही पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को। Nevertheless, the president has the power to make rules specifying the matters in which either generally or in the particular circumstances the commission may or not be consulted। इसके अलावा प्रेसिडेंट कुछ कंडीशंस बना सकता है कि यूपीएससी को कब कंसल्ट किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट उसकी पावर्स को रिड्यूस कर सकता है। Under the Union Public Service Commission regulations framed by the President in 1958, it is not obligatory for the President to consult the UPSC in the following cases। कुछ केसेस हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट यूपीएससी को कंसल्ट नहीं भी करता, यहाँ पे वो कुछ केसेस मेंशन नहीं किए गए हैं, आप राइट डाउन कर सकते हो। लाइक कि रिजर्वेशन की बात करें फॉर एससी और एसटी कैटेगरीज, तो यहाँ पे रिजर्वेशन कैसी होगी, कितने को रिजर्वेशन देनी है, ये यूपीएससी से कंसल्ट करना जरूरी नहीं है।
इनके लिए अलग से कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वो इस तरह के कुछ कमीशन हैं, प्रेसिडेंट उनसे कंसल्ट करके डिसाइड करेगा। यूपीएससी के इस मैटर में कुछ लेना देना नहीं, रिजर्वेशन के बारे में वो डिसाइड नहीं करेगा। जैसे अभी हमने सीबीसी की बात की, तो अभी डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो यूपीएससी से पूछा नहीं जाता उसके बारे में मोस्टली। तो ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे यूपीएससी को कंसल्ट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मोस्टली नहीं पूछा जाता यूपीएससी को रिजर्वेशन के लिए और द एससी कैटेगरी के लिए, या फिर उनकी प्रमोशन के लिए ऐसा कुछ यूपीएससी को नहीं पूछा जाता, या फिर उनका कितना रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उनकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं, ऐसा यूपीएससी से नहीं पूछा जाता। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी हम बात करेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इस जो ये ऑफिस है वो अपना काम अच्छे से कर सके, इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल तरीके से वो काम कर सके। तो उसके लिए यहाँ इस बॉडी के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनको इंडिपेंडेंस देने के लिए कुछ प्रोविज़न होने चाहिए कि वो उनको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट या कोई और जितने भी, जैसे मान लो प्रेसिडेंट है, वहाँ पे या पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये बेनिफिट मिलेंगे। तो वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम करते रहे, उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट लाइन में क्लियर है कि उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। अगर यूपीएससी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही है, कुछ रिकमेंडेशन ऐसे दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नहीं मानना चाहती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो एग्जीक्यूटिव है ये नहीं है कि उनका मर्जी जब जी किया उनको रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। उनको रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जिस एलिगेशन के ऊपर उसको रिमूव कर रहे हो वो एलिगेशन आपको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की ही एडवाइस आपको माननी पड़ेगी। तो इतनी आसानी से उसके चेयरमैन या मेंबर को रिमूव नहीं किया जा सकता। द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन और अ मेंबर दो डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी वेरीड ऑन हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, हमने ये पहले ही बोला कि टर्म्स या सर्विस ऑफ कंडीशंस प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, लेकिन एक बार डिसाइड होने के बाद अगर उस कंडीशंस जो हमने बना दी उसके बाद किसी पर्सन ने ज्वाइन किया, तब तक वो कंडीशंस टर्म्स उस पर्सन के लिए चेंज नहीं हो सकती, जब तक या तो उसको रिमूव ना किया जा सके या फिर वो रिटायर ना हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, एक बार हम अगर अपॉइंटेड हो गए तो हमारे लिए, अगर हम मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें तंग करना चाहती है या उनको चाहती है कि वो हमारे कंट्रोल में रहें, कुछ उनकी सैलरी चेंज कर दे, कुछ कंडीशंस चेंज करके, ऐसा नहीं हो सकता। प्री कंडीशंस चलेंगी। एंटायर एक्सपेंसेस हम पहले इसको स्टडी कर चुके हैं, हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। जो सैलरी या चार्ज होती है तो उनको अपनी सैलरी के लिए पार्लियामेंट की वोटिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे कुछ ग्रे एरियाज हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर मेंशन नहीं है। चेयरमैन अगर यूपीएससी का है तो वो तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, मतलब कहीं पे भी उसकी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट। तो वो रिटायर हो गया, बस रिटायर हो गया। लेकिन अगर वो मेंबर है यूपीएससी का, रिटायर्ड होने के बाद अगर उसकी एज बनती है तो चेयरमैन बन सकता है, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकते हैं, नहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं, यूपीएससी का मेंबर या फिर चेयरमैन बन सकते हैं। ऐसे ही जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है वो यूपीएससी का मेंबर चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्रे एरियाज थे जो हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे डिटेल में आएगा, तब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ये याद रखना है, चेयरमैन फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती ऑफ द यूपीएससी। अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी और अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। ये मेंशन किया हुआ है। The chairman or a member of UPSC is not eligible for reappointment to that office for a
सेकंड टर्म, दोबारा वो चेयरमैन नहीं बन सकता। एक बार वो चेयरमैन बन गया, चाहे वो एलिजिबल है अभी, लेकिन वहाँ पे वो चेयरमैन नहीं बन सकता, सिंगल टर्म होती है। In order to maintain independence of this office, members have been accorded equal status with that of the CAG, that is Comptroller and Auditor General of India, and the judges of the Supreme Court. यानी कि यूपीएससी का जो चेयरमैन है या मेंबर है, उसका स्टेटस हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। तो वो उसका स्टेटस को शो करता है, उसकी इंडिपेंडेंस को शो करता है कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से ये बॉडी काम कर रही है। तो गाइस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये कंप्लीट आपका कवर हो चुका है। इसके बाद कुछ भी नहीं है जो आपको यूपीएससी के लिए स्टडी करना है। इसके बिहाफ पे हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।